अभी तक हमने इतना जान लिया है कि सीआरएम और मार्केटिंग आपस में कैसे रिलेटेड है। और जहाँ तक डेटा एक्सट्रैक्शन की बात है, अभी तक आपको बस थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न और होगा कि क्या ये सिर्फ कस्टमर से ये डेटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो आपका आंसर है नहीं। सिर्फ कस्टमर से इसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता। कस्टमर मार्केट के अलावा और भी बहुत टाइप के मार्केट होते हैं जहां से आप अपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो। एंड इन्हीं सारे मार्केट को कंबाइंडली हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट फ्रेमवर्क्स। सो टोटल कितने मार्केट फ्रेमवर्क्स हैं जो अपने को पढ़ने हैं? 6 मार्केट फ्रेमवर्क्स, जिसमें कस्टमर बाय डिफ़ॉल्ट होता है। और ये कस्टमर बाय डिफ़ॉल्ट बाकी जितने भी आपके फ्रेमवर्क होते हैं सबसे जुड़ा होता है, क्योंकि सबके पास फाइनली जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किसकी होती है? वो कस्टमर की ही तो होती है। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? ठीक है। सो बहुत कस्टमर मार्केट के अलावा और कितने हो गए? 5 और एक्स्ट्रा हो गए। सब आपस में कनेक्टेड किससे हैं? कस्टमर से कनेक्टेड हैं। सो चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ। इन सीआरएम देयर इज अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑन कस्टमर मार्केट एंड दैट्स जस्टिफाइबल. Customers include intermediaries as well as final consumers, but to be successful in building relationship with your customer, you also need to focus on a few other markets. So I use the 6 market frameworks to highlight the other markets that an organization should be concerned about apart from your own internal market. आपका जो खुद का इंटरनल मार्केट है, आई मीन टू से कि अभी तक मैंने आपको इंटरनल मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें बताई है। अब मैं एक्सटर्नल मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में भी एक्सप्लेन करूंगा कि ये डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि भाई हमारे पास जितने कस्टमर हैं हम उनसे ही क्या करेंगे? इंटरैक्ट करेंगे, उनको ही जानने की कोशिश करेंगे, उनको ही रिटेन करेंगे। अभी तक तो इतना ही दिमाग में होगा ना। बट इससे क्या कर रहे हैं? ये जो रिलेशनशिप हम अपने कस्टमर से बिठा रहे थे उससे हम क्या कर रहे थे? डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। तो हमारा एम तो क्या था? डेटा एक्सट्रैक्शन ही तो अपना एम था। यहीं से टॉपिक निकलता है डेटा माइनिंग का भी। ठीक है। सो डेटा एक्सट्रैक्शन जब हमें करना है तो एक तो हम हमारे साथ जो कस्टमर्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनसे तो हम करेंगे ही सही। ठीक है। बट उसके अलावा और भी 5 टाइप के मार्केट होते हैं कस्टमर मार्केट के अलावा। ये कस्टमर मार्केट को थोड़ा डिटेल में बोला जाए तो इंटरनल कस्टमर मार्केट, जो हमारे ऑलरेडी कस्टमर हैं। ठीक है। इनके अलावा और कितने मार्केट होते हैं? 5। कौन कौन से? इंटरनल मार्केट्स, रेफरल मार्केट्स, इन्फ्लुएंस मार्केट्स, रिक्रूटमेंट मार्केट्स, सप्लायर मार्केट्स। इंटरनल मार्केट कहने का मतलब कि कस्टमर के अलावा अपने पास और भी जितने क्या होते हैं, हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं या फिर हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर और भी कोई वर्कर्स हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल मार्केट बोलेंगे। ठीक है। अब इनकी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि भाई इनसे चलो हम डायरेक्ट क्या होते हैं, टच में होते हैं। मैं बात करूँगा कुछ अलग की। ठीक है। कस्टमर मार्केट कहने का मतलब एग्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर एज वेल एज इंटरमीडियरीज, जो इन बिटवीन इन्वॉल्व हैं। प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हैं अपने या फिर जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं अपने, इनको हम क्या बोलेंगे? कस्टमर मार्केट। इनके अलावा अब देखो और भी कैसे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है या फिर और कैसे हम इन्फ्लुएंस करेंगे अपने कस्टमर को कि वो हमारा प्रोडक्ट क्या करें, परचेज करें। एंड डेटा भी देखो कैसे अपने को निकाल के लाते हैं। बट उससे पहले मैं देखो इस फिगर को यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये बाकी के जितने भी मार्केट फ्रेमवर्क है सब आपस में किससे कनेक्टेड होते हैं? कस्टमर मार्केट से। सो फॉर द फर्म टू प्रैक्टिस CRM सक्सेसफुली, इट इज़ important to build relationship with not only the customer but also with the other key stakeholders. अच्छा, ये मतलब क्या है अदर की स्टेक होल्डर्स का? सी, स्टेक होल्डर्स को कभी शेयर होल्डर्स मत समझ लेना। ठीक है। शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो आपकी खुद की कंपनी में एक शेयर होल्ड करके रखते हैं, एक पार्ट बन के रहते हैं ऑफिशियली। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से डायरेक्ट आपके कंपनी से जुड़े होते हैं। एक होते हैं स्टेक होल्डर्स, कहने का मतलब आपकी कंपनी के इन्वायरमेंट में वो सारे लोग जो आपकी कंपनी को अफेक्ट कर सकें, उनको बोला जाता है स्टेक होल्डर्स। एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपने अभी होंडा का एक शोरूम खोला। चलो इसको हटाओ, एक और दूसरा एग्जांपल देता हूँ। ये तो बताता ही रहता हूँ, एक एक्स्ट्रा बताता हूँ। मान लो आपने आज पावर प्लांट लगा लिया। अब किसी एक जगह पर आपने एक पावर प्लांट लगाया तो वहाँ के आपस के लोग, लाइक जो भी आसपास के लोग होते हैं, वो लोग
आपस में एक डिस्कशन करते हैं कि भाई इतना बड़ा पावर प्लांट लगने जा रहा है। सपोज एक एग्जांपल ले लेता हूँ एनटीपीसी का। अब इतनी बड़ी कंपनी आके यहाँ पर पावर प्लांट लगा रही है, तो हमारी तो एक्सपेक्टेशन रहेगी ना कि भाई 4 किलोमीटर के डायमीटर में जितने भी गांव या फिर जो भी लोकेशन है, आप सब में क्या करोगे, बिजली को प्रोवाइड करोगे। अब मान लो आज उस कंपनी ने बोल दिया कि भाई मैं नहीं प्रोवाइड करूंगा, तो ये क्या करेंगे, आसपास के लोग धरना डाल के बैठ जाएंगे, है कि नहीं। तो आपका कंपनी इफेक्ट होगा ना, आपका खुद का प्रोडक्शन इफेक्ट होगा, समझ में आया, आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इफेक्ट होगा। सो इनडायरेक्टली ये जो लोग हैं जो आपके सराउंडिंग में पड़े हैं, इन्होंने क्या किया, आपको इफेक्ट तो डाला ना आपके काम पे, आपके इंडस्ट्री पे। सो इनको बोलोगे आप स्टेक होल्डर। इसी तरह से एक और एग्जांपल देता हूँ ऑफ गवर्नमेंट। आज गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी पॉलिसी चेंज कर देती है, तो भाई उस इंडस्ट्री को भी क्या करना पड़ता है, उस पॉलिसी को कॉम्प्लाई करना पड़ता है, आपको उनके पॉलिसी के हिसाब से ही चलना पड़ता है। सो भाई गवर्नमेंट तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो गई, आपकी एक स्टेक होल्डर हो गई, समझ में आया। एंड और भी बहुत सारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं जो लोकली वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, और अदर इंडस्ट्रीज़ ऑल्सो, या फिर और भी कुछ ऐसे इन्फ्लुएंस मार्केट जो आपके क्या करते हैं, लाइक आपके प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। आज आकर मैं एक नॉर्मल सा वही एग्जांपल बोलता हूँ कि आज आप एक कुछ चीज़ खरीदने जाते हो, तो एक प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो, ठीक है, और आपकी प्रोडक्ट बनती, आपकी कंपनी कहाँ की है, सब जस्ट सपोज कि वो आपकी कंपनी है बैंगलोर की, ठीक है। अब आपका प्रोडक्ट बिल मान लो कहीं पर आप बेच रहे हो, वो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अब शॉपकीपर वाले के पास कोई एक कस्टमर जाता है और बोलता है कि भाई ये वाला साबुन दे दो, तो कस्टमर क्या, सॉरी जो शॉपकीपर है वो क्या बोलता है, देखो भैया आप ये वाला मत लो, अब एक नया नया बहुत बढ़िया आया है, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, इसको जाके यूज़ करके देखो। तो भाई आपके लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए जो वो शॉपकीपर था, उसने क्या कर दिया, इन्फ्लुएंस किया कि नहीं, किसको, कस्टमर को इन्फ्लुएंस किया कि भाई आप ये प्रोडक्ट को क्या करो, यूज़ करो। तो भाई वो जम्मू कश्मीर में रह के वो क्या हो गया, आपकी कंपनी का स्टेक होल्डर हो गया। ये समझना, समझ में आए, स्टेक होल्डर वो सारे लोग, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन, वो सारे मतलब कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ या लोग जो आपके कंपनी को अफेक्ट करें, ठीक है, आपके प्रोडक्ट के सेल को अफेक्ट करें, इन सब को क्या बोला जाता है, स्टेक होल्डर। शेयर होल्डर वो होते हैं जो ऑफिशियली आपके कंपनी में शेयर्स को होल्ड करते हैं, आपके प्रॉफिट से उनका प्रॉफिट होता है, आपके लॉस से उनका लॉस होता है, समझ में आया। शेयर क्या होते हैं, ऑफिशियली जो लोग आपके कंपनी से अटैच्ड है वो शेयर होल्डर्स, ठीक है, थ्रू द मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है। स्टेक होल्डर्स वो सारे लोग जो आपकी कंपनी को इन्फ्लुएंस करें, आपके प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस करें। तो इस चीज़ को समझिएगा। तो आपको सिर्फ अपने कस्टमर से नहीं बनाना है, आप अपने कस्टमर से बना के क्या कर लोगे, जब आपके स्टेक होल्डर्स ही क्या कर देंगे, आपके कंपनी के खिलाफ हो जाएंगे, समझ में आया। वो आपको काम ही नहीं करने देंगे, आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, समझ में आया। यही सारे केसेस किसमें, वेस्ट बंगाल में हुए थे, फॉर डिफरेंट पर्पसेस। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर सेटअप नहीं होने दी गई। क्यों नहीं होने दी गई, क्योंकि आसपास के लोग खिलाफ होते हैं। आज ही देख लो डीएफसीसीआईएल में, क्यों हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, क्योंकि डीएफसीसीआईएल में मामला चलता है लैंड एक्विजिशन का, और लैंड एक्विजिशन में हमेशा दिक्कतें आती हैं। तो भाई जिनके वजह से दिक्कत आ रही है ना, वही तो क्या है, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। तो ये सीआरएम मैंने आपको शुरू में ही बताया था, आई थिंक, कि ये जो मैंने आपको एक स्लाइड बताया था जहाँ पर सब कुछ मेंशन था, जिसमें हर एक चीज़ मेंशन थी कि भाई सीआरएम कहाँ कहाँ पर डीएफसीसीआईएल में इम्प्लीमेंट किया जाता है, पूरा एग्जैक्ट पूरा फुल फोटो मैंने डायग्राम से बताया था, ठीक है। तो वहाँ पर एक मैंने टर्म मेंशन किया था, लैंड एक्विजिशन का। तो भाई सीआरएम वहाँ पर भी रोल प्ले करता है, डेटा तो वो वहाँ से भी उठाता है, समझ में आया। सो ये जो लैंड एक्विजिशन के मामले में जितने भी लोग क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, वो सब क्या हैं, आपके स्टेक होल्डर्स हैं। तो भाई आपको अपने स्टेक होल्डर्स से भी बनाकर रखना है, क्योंकि कस्टमर्स के अलावा अगर स्टेक होल्डर्स के साथ भी आपने रिलेशन नहीं बनाया, सो द थिंग्स विल बी टोटली गोइंग टू बी अनसक्सेसफुल, ठीक है। इसी हिसाब से और मैं थोड़ी सी बात करता हूँ रिगार्डिंग द रेफरल मार्केट्स।
आपको पता होगा कि कस्टमर के अलावा बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं रेफरल मार्केट्स भी। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ डॉक्टर का। भले ही डॉक्टर ऑफिशियली आपके प्रोडक्ट को यूज़ ना करते हो, बट वो आपके प्रोडक्ट को रेफ़र ज़रूर करते हैं। सो दैट्स वाई आपको उन डॉक्टर्स से भी बना कर रखने का है जो आपके प्रोडक्ट को क्या करते हैं, रेफ़र करते हैं। तो इस चीज़ को भी समझिएगा कि भाई कस्टमर्स के अलावा रेफरल मार्केट भी होता है। इन्फ्लुएंस मार्केट के बारे में मैंने बता ही दिया। दीज विल इंक्लूड योर स्टेक होल्डर्स। Rest, I am talking about the recruitment market. Why do organization build relationship with the recruitment market? क्योंकि देखो जितने भी रिक्रूटमेंट मार्केट्स होते हैं, इट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वेयर यू रिक्रूट योर पीपल। आप मैंने आपको जस्ट पिछले लेक्चर में ही बताया था कि देखो भाई सीआरएम सिर्फ कस्टमर के लिए नहीं है, ये ओनर, इट वैल्यूज फॉर द ओनर ऑल्सो, इट वैल्यूज फॉर द योर एम्प्लॉयज़ ऑल्सो। समझ में आया? तो भाई आप अपने एम्प्लॉयज़ को कहाँ से हायर करते हो, सबसे पहले ये बताओ। ऑफकोर्स किसी ना किसी एक रिक्रूटमेंट मार्केट से ही तो हायर करते होगे। सो भाई आपको उनके साथ भी बना कर रखना है, अदरवाइज क्या होगा कि वो रिक्रूटमेंट मार्केट क्या होंगे, अगर मान लो आपसे सेटिस्फाइड नहीं होंगे या फिर आप उनसे बनाकर नहीं रखते हो, तो वो प्रॉपर एम्प्लॉयज़ वो कहीं और क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, किसी और इंडस्ट्री में शिफ्ट कर देंगे। एंड आपके पास जो एक प्रॉपर नॉलेजेबल लोग होने चाहिए थे वो आपके पास नहीं होंगे, एंड दैट्स वाई इट दे विल नॉट सर्व द पर्पस ऑफ योर पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेलिंग। समझ में आया? सो आई थिंक इसके बाद मैं एक नॉर्मल सी चीज़ बोलूँगा, सप्लायर मार्केट। सप्लायर मार्केट भी एक क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। You want your customer to build relationship with you, so an organization has to even build the relationship with the suppliers, क्योंकि ये सप्लायर ही तो क्या करेंगे, बाद में कस्टमर्स के सामने आपकी इमेज को सुधारेंगे। सो यहाँ पर जो सीआरएम रोल प्ले करेगा ना, वो यहाँ पर भी करेगा। कस्टमर को छोड़कर आपको सप्लायर्स को देखना है, रिक्रूटमेंट मार्केट को देखना है, इन्फ्लुएंस मार्केट को देखना है, रेफरल मार्केट्स को भी देखना है। समझ में आया? तो और इंटरनल मार्केट्स तो हैं ही बाय डिफ़ॉल्ट, और ये सब किसको लुकआउट करेंगे, कस्टमर मार्केट को लुकआउट करेंगे। समझ में आया? सो ये चीज़ ध्यान में रखिए, देयर इज़ एन inconsistency if you keep changing your suppliers but you expect your customers to stay loyal to you. ओके, इनकन्सिस्टेंसी है कि भाई आप चाहते हो कि आप अपने सप्लायर को क्या करते रहो, चेंज करते रहो, बट आप ये भी चाहते हो उसी टाइम पर कि आपके कस्टमर आपके साथ क्या रहें, लॉयल रहें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपने सप्लायर्स को क्या करना है, बार बार चेंज नहीं करने का है, अदरवाइज यू विल नॉट गेट अ प्रॉपर नॉलेजेबल एम्प्लॉयज़ फॉर यू। ओके, या फिर जो भी लोग आपके साथ काम करेंगे वो बिल्कुल आपको प्रॉपर नहीं मिलेंगे। इट्स नॉट अ केस ऑफ ऑलवेज ट्रायल एंड एरर। ओके, आपको ट्रायल एंड एरर पे बेस्ड अपने कंपनीज़ को कभी नहीं रखना होता है हमेशा। ठीक है, आपको आगे इम्प्रूव करना होता है। ठीक है, सो फॉर इम्प्रूवमेंट यू हैव टू बी वेरी स्टेबल विथ योर सप्लायर्स, अदरवाइज इट विल नॉट बिल्ड अ प्रॉपर इमेज इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर्स ऑल्सो। ओके, आई होप इस लेक्चर में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और बहुत सारी डिफरेंसेस समझेंगे एक ट्रेडिशनल मार्केट और कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट के बारे में।